हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टिल स्टोमेटा पढ़ा था कि ये टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। इनका रोल किसमें होता है? गैसेस एक्सचेंज में और ट्रांसपिरेशन में। इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन गार्ड करता है? गार्ड सेल्स गार्ड करते हैं। जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, तो वो ओपन हो जाते हैं। और जब उनके अंदर पानी का लॉस हो जाता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, तो यानी कि वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये तो हमने कल तक पढ़ा था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स। कि डेजर्ट प्लांट्स में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। तो देखो, डेजर्ट प्लांट्स में ना क्या होता है कि नाइट के टाइम पे ना स्टोमेटा ओपन होता है और डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होता है। तो जब नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन है तो स्टोमेटा का काम ही ये था गैसियस एक्सचेंज, और अभी तो नाइट में स्टोमेटा ओपन भी है। तो यहाँ पे जो CO2 है वो एंटर कर जाता है और वाटर का अब्सॉर्प्शन भी हो जाता है रूट्स के थ्रू। ठीक है। अब देखो, फोटोसिंथेसिस में हमें क्या मेन 2 चीज़ें चाहिए थी, हमें CO2 और हमें वाटर चाहिए था, जो नाइट टाइम में हमारा कंप्लीट हो जाता है क्योंकि उस समय हमारा स्टोमेटा ओपन था, तो हमारा CO2 भी एंटर हो गया, हमारा वाटर का अब्सॉर्प्शन भी हो गया। तो यहाँ पे नाइट टाइम में ना एक इंटरमीडिएट बनता है, जिससे फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट था ग्लूकोज। बट यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, नाइट टाइम में जब CO2 एंटर कर जाता है, वाटर का अब्सॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन हमारे पास सनलाइट नहीं है। करेक्ट। तो अभी हमारा कंप्लीट ग्लूकोज तो नहीं बनता है, बट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसे हम बोलते हैं मैलिक एसिड। जब डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहता है तो लेकिन सनलाइट तो आ जाती है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी भी हो गया, क्लोरोफिल इन पे होता ही है, और CO2 और वाटर भी इन्हें मिल गया था नाइट टाइम में। तो इन डे टाइम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो जाती है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, दैट इज ग्लूकोज। तो वो जो मैलिक एसिड हमारा नाइट में प्रोड्यूस हुआ था, वो अब डे टाइम में हमारा क्या हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इन शॉर्ट बताऊं तो नाइट टाइम में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन रहता है, जिस वजह से हमारा की CO2 भी एंटर हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और एक इंटरमीडिएट बन जाता है विच इज मैलिक एसिड। फिर जब डे टाइम आता है और ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो जाती है क्योंकि डे टाइम है, एंड ये फाइनली जो मैलिक एसिड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है विच इज इन द डे टाइम। गॉट इट? ओके। नाउ अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा होता है? देखो, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अमीबा के पास ना कुछ स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो, ये ऐसे, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे 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 कैसे भी इरेगुलर सा होता है। और ये क्या होते हैं? ये स्यूडोपोडिया होते हैं। ये किस में मदद करते हैं इनकी? ये इनकी फूड कैप्चरिंग में मदद करते हैं। तो जब भी फूड इनके आसपास आता है, ये स्यूडोपोडिया ना उसके आसपास घेरा बना लेते हैं और फिर ये फूड को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और अपने अंदर ले लेते हैं। नाउ व्हेन फूड इज इनसाइड देम, तो अब डाइजेशन ऑफ फूड इनके फूड वैक्यूल में होता है। फिर वहां से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाद में ये थ्रोन आउट कर देते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पे। तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें भी जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है? देखो, इनकी ना जो शेप है वो फिक्स्ड होती है। अमीबा की तो कैसे भी इरेगुलर सी शेप होती है, लेकिन इनकी फिक्स्ड होती है और इनके पास बहुत ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। देखो, इनके बॉडी पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे बाहर निकल रहे हैं फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। इनको क्या बोलते हैं? इनको सीलिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये सीलिया क्या करते हैं, ये इनका फूड जो है उसको पुश करने में मदद करते हैं टू देयर ओरल ग्रूव। वहां से फिर फूड जो है वो अंदर आके अपने वही फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है, और फिर डाइजेस्ट होने के बाद उसका अब्सॉर्प्शन साइटोप्लाज्म में हो जाता है, और जो भी अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड फूड है वो एनल पोर के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो इनका भी न्यूट्रिशन बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है। बस ये याद रखना, पैरामीशियम में सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं। ये क्या करते हैं? फूड को पुश करने में इनकी मेजरली मदद करते हैं टू द ओरल ग्रूव। उसके बाद तो वही ये फूड आ गया। अब उसका डाइजेशन इनके फूड वैक्यूल में होता है, अब्सॉर्प्शन इनका साइटोप्लाज्म में हो जाता है और फिर ये सारा फूड बाहर निकल जाता है बाय एनल पोर। ओके। अब अगर हम आए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। देखो, हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और हमारे में देखो, एक तो ना डाइजेशन कैसे होता है, हमने कुछ भी खाया, ठीक है, तो वो एकदम से चीज डाइजेस्ट नहीं होती है। उस फूड में जो जो कंपोनेंट था, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट्स हो, हर कोई को बहुत ही उनके सिंपलर पार्ट्स में तोड़ा जाता है। और जब तक उनके वो सिंपलर पार्ट्स नहीं बन जाते हैं, वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हुआ नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो क्या होता है, जैसे प्रोटीन्स होते हैं,
तो प्रोटीन्स किस मोनोमर की यूनिट से बने होते हैं? प्रोटीन्स बहुत सारे अमीनो एसिड से जुड़ के बने होते हैं। तो प्रोटीन्स का सबसे छोटा पार्ट जो है वो अमीनो एसिड होता है। तो अगर मुझे अपने प्रोटीन का डाइजेशन कराना है, तो मुझे उस प्रोटीन को सबसे छोटे यूनिट यानी कि अमीनो एसिड में तोड़ना पड़ेगा। तो डाइजेशन भी ऐसे ही काम करता है। आप कुछ भी खाते हो, उसके अंदर कुछ भी कंपोनेंट है, वो उसके सबसे जब तक छोटी यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, आपका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है या अच्छे से नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट? तो माउथ में 3 चीज़ें होती हैं, हमारा टीथ होता है, टंग होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। टीथ से हमारी च्यूइंग होती है, ठीक है? टंग जो है उस पे टेस्ट बड्स होते हैं तो वो टेस्टिंग के लिए है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स में होता है सलाइवा, वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट होता है सब पार्ट व्हिच इज़ स्टार्च, तो उस स्टार्च का कन्वर्जन करते हैं इनटू माल्टोज़ यानी कि स्टार्च को तोड़ते हैं। तो सलाइवा हर चीज़ नहीं तोड़ता है, वो सिर्फ़ स्टार्च पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट इन शॉर्ट उस पे काम करता है। एंड आपका जो डाइजेशन है, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का टूटना तो यहीं से स्टार्ट हो गया। सलाइवरी ग्लैंड ने जो सलाइवा रिलीज़ किया, जिसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज था, वो किस पे एक्ट करता है? वो स्टार्च पे एक्ट करता है, जो फर्दर उसको तोड़ देता है माल्टोज़ में। गॉट इट? तो माउथ में हमारे क्या 3 चीज़ें थी? टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। देखो वो बोलते हैं ना जभी भी हम कुछ टेस्टी खाना देखते हैं, सोचते हैं तो हमारा माउथ वाटरी हो जाता है। तो एक्चुअली वो वाटर नहीं होता है, वो सलाइवा ही होता है। ठीक है? क्योंकि हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि अभी हम खाना खाने वाले हैं या खाना खा रहे हैं क्योंकि हमने हमारे रिसेप्टर्स को इमेजिनेशन और स्मेल आई ना अच्छे फूड की, तो वो अपना काम करने के लिए सलाइवा रिलीज़ कर देते हैं कि अब हम कुछ भी खाएँगे, तो उसका स्टार्च उसमें अगर हुआ, उसमें कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो वो डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। नाउ माउथ के बाद हमारा फूड चला जाता है ईसोफेगस में। ये माउथ था, अब ये पाइप फूड पाइप ही ईसोफेगस है। ईसोफेगस में फूड वही माउथ से लेके ईसोफेगस से फूड जा रहा होता है टिल स्टमक। तो ईसोफेगस में जब फूड की मूवमेंट होती है तो उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो जब भी फूड माउथ से ईसोफेगस में जाता है तो उसके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ईसोफेगस से फूड आया स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो अपने गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रीट करती हैं। कौन-कौन से? पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ये एचसीएल भी रिलीज़ करती है व्हिच इज़ एन एसिड ताकि एसिडिक पीएच मेंटेन रहे और एसिड है तो अच्छा है फूड अच्छे से हमारा क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। और म्यूकस, अब जैसे एचसीएल जैसी चीज़ रिलीज़ हो रही है तो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो म्यूकस रिलीज़ करती है। तो स्टमक में क्या था? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट कर रही थी। क्या-क्या? पेप्सिन जो प्रोटीन पे एक्ट करता है, एचसीएल जो एसिडिक पीएच बनाता है और म्यूकस जो स्टमक की लाइनिंग को इस एसिड से बचाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अभी फूड स्टमक से आ गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज ये बड़े वाला स्ट्रक्चर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब खाना आया। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना लिवर और पैनक्रियास की सेक्रीशन भी आती है। लिवर की सेक्रीशन क्या होती है? बाइल जूस। लिवर की सेक्रीशन क्या होती है? बाइल जूस, जो फैट्स पे काम करता है। पैनक्रियास का सेक्रीशन होता है पैनक्रियाटिक जूस, जो फर्दर क्या सेक्रीट करता है? ट्रिप्सिन। ये भी एक प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। ऊपर स्टमक ने पेप्सिन सेक्रीट किया था, इसने क्या किया? ट्रिप्सिन। एक ये लाइपेज भी सेक्रेट करता है, ये फैट्स का डाइजेशन कराते हैं और पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का सेक्रीशन कराते हैं। देखो अमाइलेज कहीं भी आए वो तो कार्बोहाइड्रेट से ही एसोसिएटेड है अभी तक तो। ऊपर सलाइवरी अमाइलेज था, वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन करा रहा था। यहाँ पे पैनक्रियास से हमें पैनक्रियाटिक अमाइलेज मिला, ये भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करा रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स की सेक्रीशन आई, लिवर की जो बाइल जूस सेक्रीट करता है जो फैट्स पे काम करता है और पैनक्रियास की जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं जिसके अंदर क्या-क्या था? इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए वो चीज़ें हैं, जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करा रहा है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का करा रहा है और लाइपेज फैट्स का करा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी खुद की भी सेक्रीशंस होती हैं जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये रहा इंटेस्टाइनल जूस। तो ये क्या करवाता है? ये क्या करा रहा है? ये भी फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड करा रहा है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल होता है डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, एक तरह से कंप्लीट ही हो जाता है, मैक्सिमम नहीं कंप्लीट ही हो जाता है ऑलमोस्ट। और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज भी होते हैं जो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कर रहे होते हैं। जहाँ-जहाँ विलाई मिलते हैं ना वो हमारा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जैसे ये देखो ये विलाई है, ये आपको ब्लू-ब्लू दिख रहा है? ये उठे-उठे स्ट्रक्चर ये विलाई होते हैं। ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिस वजह से अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और अच्छे से हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपनी भी सेक्रीशंस थी, इंटेस्टाइनल फ्लूइड
या इंटेस्टाइनल जूस जो फाइनल डाइजेशन करा देता है फूड का, और इनके पास विलाय भी होते हैं, ठीक है। अब जितना भी डाइजेशन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया। अब जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बस ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ही होगा, क्योंकि डाइजेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो भी बचा हुआ वेस्ट है वो रेक्टम और एनस के थ्रू इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये रहा रेक्टम, ये रहा लास्ट में एनस, इसके थ्रू क्या हो जाता है, इजेक्शन हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक विलाय और क्या होता है, विलाय हमारे वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तभी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में थे तो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और अच्छे से हो रहा था, और विलाय के पास जो है वो ब्लड वेसल्स का भी रिच सप्लाई होता है, ठीक है। अब हमारा फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है, तो वहां पे क्या क्या बना है, अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है तो वो किस में टूट गया था, ग्लूकोज में। कुछ प्रोटीन है तो वो फाइनली किस में टूट गया है, अमीनो एसिड में। और कुछ फैट है तो वो फाइनली किस में टूट गया है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड, और फैट्स का ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो ये जो है ये फाइनल प्रोडक्ट्स है कि जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारा क्या फाइनली बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल अगेन।